वेलकम टू करणी एकेडमी एंड एजुटेक में आपका स्वागत। मैं रवि भार्गव एसएसटी विशेषज्ञ आपको क्लास 10th की एसएसटी के पॉलिटिकल साइंस वाला या सिविक्स वाला जो टॉपिक होंगे उससे संबंधित आपको अध्ययन करवाऊंगा। तो चलो फ्रेंड करते इसको स्टार्ट। उससे पहले स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बताना चाहता हूँ कि अपनी 10th में क्या क्या है। तो अपनी जो बुक है 10th की एसएसटी की 10th की जो बुक है उसमें देखिए ये 6 भागों में डिवाइड है। कितने भागों में? 6 भागों में। अब 6 भाग कौन कौन से हैं? क्योंकि सामाजिक की बात करते हैं अपन, पहली बात तो अपन को ये ध्यान रखना ये सामाजिक अध्ययन क्या है। सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत अपन समाज का अध्ययन करते हैं। किसका? समाज का। समाज का अध्ययन जब करते हैं तो उसमें इसके विविध आयामों को एक साथ जोड़कर अध्ययन करते हैं। विविध मल्टीपल फीचर्स, विविध आयामों को एक साथ जोड़कर अध्ययन करते हैं। अब देखिए जो 10th की जो बुक है वो कितने पार्टों में डिवाइड है। तो सबसे पहला पार्ट है उसका इतिहास। कौन सा पार्ट है? इतिहास का। फिर उसके बाद में पार्ट है हमारे सिविक्स अर्थात नागरिक शास्त्र। किसका? नागरिक शास्त्र। मैं आपको नागरिक शास्त्र से संबंधित अध्ययन करवाऊंगा। तो नागरिक शास्त्र में देखिए कौन कौन से यूनिट हैं। अपन पहली जो इसकी यूनिट है वो है लोकतंत्र, डेमोक्रेसी, फिर केंद्र सरकार, फिर बात करें राज्य सरकार। फिर देखिए 10th की बुक का विभाजन कैसे किया गया है। नागरिक शास्त्र के बाद में किया गया इसका भूगोल में। कुछ चैप्टर भूगोल के हैं जिसमें डैम है या भारत का जो फिजिकल ज्योग्राफी है। फिर इसके बाद में अर्थशास्त्र, फिर सड़क सुरक्षा, जो 2-2 नंबर के ये पार्ट हैं, और स्वच्छता। ये आपका क्या है? सिलेबस। इस सिलेबस में बात करें तो जो 20-20 नंबर के जो पार्ट हैं, 2 पार्ट हैं, वो एक तो इतिहास का है और दूसरा है नागरिक शास्त्र का। तो ये भी आपको ध्यान रखना। और 20 नंबर आपके स्कूल से सत्रांक भेजे जाते हैं। और अपन जो बात करेंगे वो 3 पार्ट हैं, लोकतंत्र, केंद्र सरकार व राज्य सरकार। ये तीनों यूनिट हैं वो 20 नंबर की हैं आपके कोर्स में। कितने नंबर की? 20 नंबर की। और इतिहास की भी कितने नंबर की है? 20 नंबर की। और बाकी ये दोनों भूगोल और अर्थशास्त्र 18-18 की। तो इससे आपका सबसे पहले जो ये आना चाहिए दिमाग में कि यहाँ से एक बड़ा क्वेश्चन बनने की पूरी चांस है। कैसा क्वेश्चन? बड़ा क्वेश्चन जो 6 नंबर का आपके एग्जाम में आता है। तो यही 2 चैप्टर है जो सर्वाधिक नंबरों वाले हैं और बड़ा क्वेश्चन यहाँ से बनने की ज़्यादा चांस है। फिर इसमें कैसे क्वेश्चन बन सकते हैं? 2-2 नंबर के आपके 2 क्वेश्चन बनते हैं। कितने नंबर के? 2-2 नंबर के 2 या 3 क्वेश्चन बनते हैं। फिर 4-4 नंबर के इसमें 3 क्वेश्चन बनते हैं, 12 और 1 6, सॉरी 12 और 6 18 और 2 क्वेश्चन, ऐसे करके 20 नंबर इनके हो जाते हैं। या फिर 4 नंबर के 3 कर देंगे या 2 कर देंगे या उधर 2-2 नंबरों के इंक्रीज कर देंगे। ऐसे करके इनका 20 नंबर का क्राइटेरिया है। फिर मैं बात करूं इन सब का जब अध्ययन करते हो तो एक विषय बनता है क्या? सामाजिक विज्ञान। तो ये बात आपको सबसे पहले ध्यान रखनी है।
अब अपन बात करते हैं अपने टॉपिक्स के बारे में। और अपन पढ़ेंगे वो है क्या, नागरिक शास्त्र, सिविक्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं अपन अपने चैप्टर पर, और अपना चैप्टर है वो है लोकतंत्र। और इस चैप्टर को देखते हैं। ये चैप्टर नंबर है 5। अध्याय नंबर है 5, जिसका नाम है डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी में सबसे जो ऊपर होता है वो होता है जनता। कौन होती है? जनता। जनता ही अपना मत का प्रयोग करती है, उससे आगे जाकर क्या बनती है? सरकार। और सरकारें क्या करती हैं? वेलफेयर का काम करती हैं किसी भी सोसाइटी में। तो डेमोक्रेसी का अर्थ देखें। डेमोक्रेसी आया कहाँ से? डेमोक्रेसी वर्ड का मीनिंग क्या होता है? डेमोक्रेसी का हिंदी में रूपांतरण क्या होता है? तो देखिए, डेमोक्रेसी एक अंग्रेजी वर्ड है जिसका हिंदी में रूपांतरण होता है लोकतंत्र। ये डेमोक्रेसी दो वर्डों से मिलकर बना है, डेमोस धन क्रेटिया। और डेमोस का मतलब होता है जनता, वहीं क्रेटिया का मतलब होता है शक्ति। अर्थात दोनों वर्डों का मेल करें तो होता है जनता की शक्ति। क्या होता है? जनता की शक्ति। आइए अपन बात करते हैं उस पर। देखिए, लोकतंत्र का अर्थ व प्रकार। लोकतंत्र एक अंग्रेजी शब्द है जो डेमोक्रेसी का हिंदी अनुवाद है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। और लोकतंत्र का अपन भारत के संदर्भ में पढ़ें तो इसके 3 मीनिंग है। डेमोक्रेसी की 3 मीनिंग है, लोकतंत्र, गणतंत्र व प्रजातंत्र। अब देखिए, लोकतंत्र में जहां पर लोकतंत्र का मीनिंग क्या है? जहां पर जनता द्वारा जनता के लिए जहां पर जनता द्वारा जनता के लिए शासन व्यवस्था का निर्माण करना। तो मैं बात करूं जहां पर जनता द्वारा, अब जहां पर जैसे अपन भारत के संदर्भ में बात करें तो भारत में हेड ऑफ द नेशन कौन है? राष्ट्रपति। कौन है? राष्ट्रपति। क्या राष्ट्रपति के इलेक्शन में डायरेक्ट जनता पार्टिसिपेट करती है? नहीं करती है। फिर तो कैसे उनका चुनाव होता है? इनडायरेक्ट चुनाव होता है। अभी अपन इस पे गणतंत्र में बात करेंगे। परंतु कहीं ना कहीं जनता का तो रोल है हेड ऑफ द नेशन के इलेक्शन में, भले ही वो नाम मात्र का क्या हो, राष्ट्रपति हो। और वास्तविक कार्यपालिका या एग्जीक्यूटिव किनके पास होती है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल के पास। अब प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली मंत्रिमंडल की बात करें तो मंत्रिमंडल में कौन कौन से सदस्य होते हैं? या तो राज्यसभा के या फिर लोकसभा के। तो आपको एक भारत के संविधान में यह व्यवस्था की गई है, जो भी नागरिक 18 वर्ष का है, जो भी नागरिक वो 18 वर्ष का है, वो भारत के डेमोक्रेसी के लिए होने वाले इलेक्शन में क्या ले सकता है? भाग। और वो भाग अपने इच्छा अनुसार किसी भी व्यक्ति को मत अपना दे सकता है। और वही मत जो देता है उससे कोई आगे यदि लोकसभा का मेंबर या विधानसभा का मेंबर बनता है तो वो चुनाव जीत के कहाँ जाता है? पार्लियामेंट में। और पार्लियामेंट में जाके क्या बनता है? कानूनों का निर्माण करता है। और वो कानून कहीं ना कहीं जनता की उस कानून में भागीदारी, जैसे किसी ने ए व्यक्ति को वोट दिया और ए व्यक्ति को उसको ऐसा लगा कि इस ये व्यक्ति में मुझे कहीं ना कहीं इसमें समाजवाद के लक्षण दिखते हैं, ये अच्छा आदमी है जो आगे जाकर समाज का नाम रोशन कर सकता है। तो भारत के लिए इतने लोगों के लिए तो पॉसिबल नहीं है डेमोक्रेसी में भाग लेना डायरेक्ट, तो वो इनडायरेक्ट
अपना पार्टिसिपेट करता है कहाँ पर, पार्लियामेंट में। कहाँ पर करता है, पार्लियामेंट में। इसीलिए कहा जाता है कि डेमोक्रेसी में सर्वोच्च कौन है, डेमोक्रेसी में सर्वोच्च कौन है, जनता। तो ये बात आपको ध्यान रखना है, क्योंकि मैं बात करूं हमारा भारत का संविधान है, ये शब्द आप बार बार पढ़ोगे, भारत का संविधान। जब आप भारत का संविधान एक बुक खरीदते हो तो उस भारत के संविधान में सबसे पहले जो प्रश्न मिलता है वो मिलता है प्रीम्बल अर्थात प्रस्तावना। और प्रस्तावना की जहां से शुरुआत होती है उसमें लिखा हुआ मिलता है आपको, हम भारत के लोग, क्या लिखा हुआ मिलता है, हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न, क्या मिलता है, हम भारत के लोग, हम भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न बनाने के लिए जिस प्रकार से वो प्रस्तावना प्रारंभ होती है और लास्ट में लिखता है भारतीय जनता इस संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित व आत्मार्पित करती है। तो देखिए उस प्रस्तावना में भी, उस संविधान में भी एक ही बात का बार बार जिक्र आ रहा है, जनता। तो ये शक्ति कहां से मिलती है भारतीय संविधान को, तो आपका आंसर होना चाहिए, प्रस्तावना की लाइन है, हम भारत के लोगों से। तो भारत में सर्वोच्च कौन है, भारत के लोग, जो हमारे संविधान को ये क्या देती हैं, शक्ति। क्या देती हैं, शक्ति। भारत के संविधान को शक्ति कहां से मिलती है, भारतीय लोगों के द्वारा। कैसे, ये आगे जाकर हमारे संविधान में कुछ अमेंडमेंट करती हैं, कुछ संविधान में कुछ पार्ट को जोड़ती हैं। तो ये शक्ति किसके द्वारा मिलती है, भारतीय लोगों के द्वारा। अब मैं बात करूं गणतंत्र की, तो गणतंत्र का मतलब होता है जहां का राष्ट्राध्यक्ष, अब हेड ऑफ द नेशन की बात करें, जैसे मैं भारत के संदर्भ में बात करूं तो भारत का हेड ऑफ द नेशन कौन है, राष्ट्रपति। वहीं अमेरिका की, इंग्लैंड की बात करूं तो वह कौन है, महारानी। तो मतलब यहां पर क्या है, राजतंत्र, जबकि भारत में क्या है, गणतंत्र। जहां का राष्ट्राध्यक्ष वंशानुगत न होकर जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए। ठीक है, अब मैं बात करूं जहां का राष्ट्राध्यक्ष जनता द्वारा प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से चुना जाए। अब भारत के राष्ट्रपति क्या वंशानुगत है, जो अभी रामनाथ कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं, क्या इनके पिता भी थे, नहीं। क्या इनकी माता थी, नहीं। यहाँ का राष्ट्रपति अप्रत्यक्ष रूप से, जनता इनके डायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करती हैं, ध्यान रखना है। इनके राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करने वाले हैं विधानसभा के निर्वाचित सदस्य, लोकसभा के सदस्य निर्वाचित और राज्यसभा के मेंबर्स। जहां पर जनता ने क्या किया, डायरेक्ट इलेक्शन किया। राज्यसभा में डायरेक्ट इलेक्शन नहीं किया, ध्यान रख लेना, राज्यसभा में इनडायरेक्ट इलेक्शन में पार्टिसिपेट किया। ये आगे जाकर क्या करती हैं, राष्ट्रपति का निर्वाचन करती है। तो एक बात तो ये ध्यान रखना। जबकि इंग्लैंड में क्या है, वहां पर उत्तराधिकार का नियम है। उत्तराधिकार का नियम का मतलब है महारानी के पुत्र या पुत्री क्या बनेगी, आगे जाकर देश का राजा बनेगा। क्या बनेगा, राजा बनेगा। भले वो कैसा भी, भले वह मूर्ख भी हो, परंतु जो महारानी की संतान है वही क्या बनेगी, वहां की हेड ऑफ द नेशन। हमारे ऐसे इंडिया में कोई प्रोविजन नहीं है। भारत के नागरिक सभी लोग क्या है, लोकतंत्र में इक्वल, समान। अभी हाल ही के जो राष्ट्रपति हैं ये ऐसे कैंडिडेट से आते हैं। किस कैंडिडेट से आते हैं, परंतु राष्ट्र के क्या है, पहले नागरिक। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। और भारत के राष्ट्रपति कौन है, रामनाथ, श्री रामनाथ
और ये कहाँ से आते हैं? बिहार से। कहाँ से आते हैं? बिहार से। तो ये बात भी आपको ध्यान रखनी है। तो मैंने लोकतंत्र का मतलब बताया, जहाँ पर जनता क्या होती है? सर्वोच्च, और जनता अपने ही लिए क्या करती है? शासन व्यवस्था का निर्माण। वो अपने ही प्रत्याशियों को चुनती है, वो आगे जाकर क्या करती है? कानूनों का निर्माण। फिर प्रजातंत्र। अब देखिए तीनों वर्ड आ रहे हैं, ये आपकी 10th की जो बुक है उसमें तीनों वर्डों का उल्लेख दे रखा है, लोकतंत्र, गणतंत्र और प्रजातंत्र। अब तीनों का जो मीनिंग देखोगे आप, तीनों का मतलब होता है एक ही, जनता। क्या होता है? जनता। और लोकतंत्र में सर्वोच्च कौन है? जनता। लोकतंत्र में सर्वोच्च कौन है? जनता। तो प्रजातंत्र का मतलब भी यही होता है, जैसा कि मैंने आपको ऊपर लोकतंत्र में बताया, जहां किसी देश में सर्वोच्च या सुप्रीम कौन हो? जनता। ठीक है, तो ये लोकतंत्र की क्या है? पूर्णतः या पूरी इसकी थीम है। तो भारत के संदर्भ में, भारत में लोकतंत्र भी है, भारत में गणतंत्र है, भारत में राजतंत्र जैसी चीजें क्या है? अनुपस्थित है। भारत में सर्वोच्च कौन है? भारत में सर्वोच्च जनता है। और यही जनता, फिर बात करें, यही जनता संविधान का क्या करती है? निर्माण करती है। क्या करती है? निर्माण। फिर लोकतंत्र में जनता अपने प्रत्याशियों को चुनती है और वो आगे जाकर शासन व्यवस्था का निर्माण करती है। अब मैं बात करूं डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्दों से मिलकर बना है, और वो दो भाषा है डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो वर्डों से मिलकर बना, और वो दो वर्ड हैं डेमो देन क्रेटिया। डेमो प्लस क्रेटिया। अब इसका अर्थ देखिए, डेमोस का अर्थ होता है भीड़। क्या होता है? भीड़। और क्रेटिया का अर्थ होता है शक्ति। भीड़ एक मोब को इंडिकेट करता है। भीड़ कैसी भी हो सकती है, ठीक है, परंतु यहां भीड़ का एक सभ्य अर्थ लेना है अपन को, और इस भीड़ की जगह आपको लिखना है जनता। क्या लिखना है? जनता। और जनता प्लस शक्ति, अर्थात यहां पर लिख दिया मैंने जनता की शक्ति। तो लोकतंत्र में मैं आपको पहले ही बता दिया कि लोकतंत्र में सर्वोच्च कौन है? जनता। और लोकतंत्र में सारी शक्तियां किसके पास होती है? जनता के पास होती है। ये जनता ही क्या करती है? विधायिका का निर्माण, और आगे जाकर ये विधायिका क्या बनाती है? कार्यपालिका। क्या बनाती है आगे जाकर? कार्यपालिका। और इसी कार्यपालिका में कौन कौन सम्मिलित होते हैं? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, और मंत्रिपरिषद व महान्यायवादी। ये किसके द्वारा? अब देखिए विधायिका में कौन कौन आते हैं? लोकसभा व राज्यसभा। संसद के दोनों क्या है? अंग। वैसे संसद के 3 अंग होते हैं, लोकसभा, राज्यसभा व विधायिका। विधायिका का आपको अर्थ लगाना है यहाँ पर संसद। और संसद के कितने अंग हैं? 3 अंग। इसमें राष्ट्रपति भी सम्मिलित करना है। ये 3 इसके अर्थ हैं। अब मैं बात करूं
भारत की जनता किसके इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है? लोकसभा के। डायरेक्ट किसके इलेक्शन है? क्योंकि आगे आपको पढ़ना है प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। तो लोकसभा में जो भी 18 वर्ष का नागरिक है भारत में, पर्टिकुलर या प्रत्यक्ष रूप से वो इलेक्शन में भाग लेता है, समझ लो। और राज्यसभा में कौन पार्टिसिपेट करते हैं? विधायक। हम विधायक के चुनाव में तो प्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, सॉरी अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं, ठीक है। और लोकसभा में हम प्रत्यक्ष रूप से क्या लेते हैं? भाग। ये दोनों क्या करते हैं? आगे जाकर इनका निर्माण, इस कार्यपालिका का क्या करते हैं? वो निर्माण। अब मैं बताऊं कार्यपालिका का निर्माण कैसे करते हैं। अब मैं बताऊं, जिस प्रकार से संसद होती है केंद्र में, वही राज्य में क्या होती है? विधानमंडल। और विधानमंडल में दो अंग होते हैं, विधानसभा और विधान परिषद। अब मैं राजस्थान के संदर्भ में बात करूं तो राजस्थान में क्या है? विधानसभा, ना कि विधान परिषद। राजस्थान में जो विधानमंडल है वो एक सदनीय है। एक सदनीय है तो इसका इलेक्शन कैसा होता है? प्रत्यक्ष। कैसा होता है? जिस प्रकार से संसद के दो हाउस है, लोकसभा व राज्यसभा, उसी प्रकार से विधानमंडल के दो हाउस है, विधानमंडल के दो हाउस है, विधानसभा व विधान परिषद। अब विधानसभा का इलेक्शन होता है प्रत्यक्ष, तो लोकसभा का कैसा होता है? प्रत्यक्ष। सेंट्रल में जैसे लोकसभा तो राज्य में विधानसभा, दोनों का इलेक्शन कैसा? प्रत्यक्ष। वहीं सेंट्रल में राज्यसभा, स्टेट में विधान परिषद, और इन दोनों का इलेक्शन कैसा? इनडायरेक्ट। और ये तीनों मिलकर क्या करते हैं? एक तो विधान परिषद, एक तो विधानसभा प्लस लोकसभा व राज्यसभा, ये तीनों मिलकर किसका चयन करती हैं? राष्ट्रपति का। किसका करती हैं? राष्ट्रपति का। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। अब राष्ट्रपति के इलेक्शन में प्रत्यक्ष रूप से जो जनता ने भाग लिया नहीं, परंतु किसके इलेक्शन में भाग लिया? लोकसभा की और विधानसभा को। तो कहीं ना कहीं इनकी राष्ट्रपति की जो निर्वाचन की प्रक्रिया है वो इनडायरेक्ट रूप से किसकी भागीदारी है? जनता की। तो मेरे कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि लोकतंत्र में जनता की भागीदारी भले ही प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, शासन में उसकी भागीदारी सुनिश्चित रूप से होती है। फिर मैं बात करूं लोकतंत्र के विभिन्न रूप। अब लोकतंत्र के विविध रूप हो सकते हैं, जैसे राजनीतिक लोकतंत्र, सामाजिक लोकतंत्र व नैतिक लोकतंत्र या आर्थिक लोकतंत्र। ये लोकतंत्र के विभिन्न रूप हैं। फिर अपन लोकतंत्र के विभिन्न रूप के बाद में पढ़ेंगे लोकतंत्र के संबंधित कुछ विचारधाराएं। जैसे कुछ देशों में ऐसे लोकतंत्र भी हैं कुछ देशों में ऐसे भी व्यवस्था की गई है कि उस लोकतंत्र पर कुछ विशिष्ट वर्ग का क्या है? बोलबाला है। जैसे मैं सऊदी अरब का एक उदाहरण देता हूं। सऊदी अरब में लोकतंत्र है और राजतंत्र भी है। सऊदी अरब में लोगों को कुछ स्वतंत्रता भी दी गई है, और स्वतंत्रता देना इसका मतलब है लोकतंत्र, समझना मेरी बात। और राजतंत्र का मतलब है जहां पर राजा क्या है? वंशानुगत शासन में भागीदारी या उत्तराधिकार के आधार पर चुना जा रहा है। यही सिस्टम क्या है? इंग्लैंड में। इंग्लैंड एक ऐसा देश है, पूरे देश को पहली बार एक सिस्टम को मतलब बताया कि ऐसे लोकतंत्र की स्थापना की जा सकती है, ऐसा संसदीय मॉडल होना चाहिए। तो ये सभी जो शासन की व्यवस्थाएं हैं, सबसे पहले इसकी जननी है वो कहाँ पर है? इंग्लैंड। कहाँ पर है? इंग्लैंड। तो मैं यहाँ पर ये कह रहा हूँ कि राजनीतिक जो लोकतंत्र है, उस लोकतंत्र में देखिए ये भी दो टाइप का होता है। मैं आपको वापस से सऊदी अरब वाला मैंने पहले भी बता दिया है, अभी इसका एग्जाम्पल देकर भी मैं बताऊंगा। राजनीतिक लोकतंत्र प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। अब मैं प्रत्यक्ष लोकतंत्र की बात करूं तो हमारा हेड ऑफ द नेशन तो कौन है? राष्ट्रपति।
भारत के, बट वास्तविक शक्तियाँ किस में नियत होती हैं? प्रधानमंत्री। तो भारत में कैसा लोकतंत्र है? प्रधानमंत्री के नेतृत्व वाली सरकार का, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए भारत, अमेरिका, स्विट्जरलैंड। अब 10th की किताब में यही सवाल, 10th की किताब से यही सवाल इस बार परीक्षा में बन गए हैं कि विश्व में किसी एक प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण दो। आपकी किताब में एकमात्र इसी का एग्जाम्पल आया हुआ है। तो बच्चों ने क्या किया? स्विट्जरलैंड, और उनका आंसर सही भी है। स्विट्जरलैंड की सिस्टम में देखूं तो स्विट्जरलैंड में जो हेड ऑफ द नेशन है, हेड ऑफ द नेशन को जनता क्या करती है? जनता द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन क्या करती हैं? डायरेक्ट इलेक्शन। अब यदि जिस व्यक्ति को जनता ने डायरेक्ट तो चुन लिया है, जिस व्यक्ति को जनता ने डायरेक्ट चुन लिया है, और यदि उस पर वो खरा नहीं उतरता है, उस पर वो व्यक्ति जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति, अपन राजनीतिक लोकतंत्र की बात करते हैं, नहीं करता है, जनता द्वारा डायरेक्ट इलेक्शन हो गया उसका, उस पर वो व्यक्ति जनता की आकांक्षा और पूर्ति नहीं करता है, तो जनता के पास डायरेक्ट पावर होता है। जैसे भारत के राष्ट्रपति के पास जनता डायरेक्ट उसको हटा नहीं सकती, क्या करते हैं? महाभियोग जैसी प्रक्रिया को अपना सकते हैं। बाकी स्विट्जरलैंड में देखें तो वहां पर एक सिस्टम है राइट टू इको, मतलब जिस प्रत्याशी को जनता ने भेजा उस प्रत्याशी को वापस जनता बुला सकती है। तो विश्व में सही मायने में अपन देखें तो प्रत्यक्ष लोकतंत्र का आपको उदाहरण मिलता है, वो मिलता है कहाँ पर? स्विट्जरलैंड में। कहाँ पर मिलता है? स्विट्जरलैंड में। और यही आपके 10th में क्वेश्चन आ गया। फिर मैं बात करता हूं इनडायरेक्ट लोकतंत्र की। इनडायरेक्ट की बात करूं तो इंग्लैंड या सऊदी अरब की। अब वहां पर क्या होते हैं? राजा का ही आदेश, वहां पर भी न्यायपालिका है। आप ऐसे मत समझना कि सऊदी अरब इंग्लैंड में कोई न्यायपालिका नहीं है, अब यहां पर क्या होता है? दो तरीके से सिस्टम चलता है, राजा का आदेश व न्यायपालिका का निर्णय। आदेश और निर्णय को दोनों को जब मिलाएंगे तो वह एक क्या होगी? संविधान की, एक संविधान का निर्माण होगा। राजा का आदेश व न्यायपालिका का निर्णय दोनों मिलाकर क्या करेंगे? संविधान का निर्माण। और इस संविधान में कहा गया कि हमारे यहाँ पर दोनों प्रकार के सिस्टम चलेंगे, वो प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष। आपको मैंने यहाँ अप्रत्यक्ष लिखाया है तो आपको यहाँ पर मैं डाउट क्लियर करता हूँ, समझ लेना। वहां पर लोकतंत्र है तो लोकतंत्र का मतलब ये समझ लेना कि जनता की भागीदारी प्रत्यक्ष हो या अप्रत्यक्ष हो, कहीं ना कहीं तो उसकी भागीदारी होती है। अब मैं इंग्लैंड का एग्जांपल लूं तो इंग्लैंड में दो सदन है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स और हाउस ऑफ कॉमन्स। हाउस ऑफ लॉर्ड्स का इलेक्शन तो कैसे होता है? अप्रत्यक्ष। कैसे होता है? अप्रत्यक्ष।
तो ये अप्रत्यक्ष का एग्जाम्पल हो गया। और वहीं प्रत्यक्ष की मैं बात करूं तो हाउस ऑफ कॉमन्स जैसे भारत में चुना जाता है उसी प्रकार से वहां पर भी चुना जाता है। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे भारत में प्रधानमंत्री चुना जाता है, इंग्लैंड में भी वैसा प्रधानमंत्री चुना जाता है। इसलिए एक वहां पर अप्रत्यक्ष कहने के पीछे एक ही रीजन है कि वहां का हेड ऑफ द नेशन राजा, उसका चुनाव नहीं होता है। उसका चुनाव जनता के द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है, केवल वंशानुगत या उत्तराधिकार के नियम पर होता है। इसलिए वहाँ के लोकतंत्र को क्या कहा जाता है? अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। यही सिस्टम कहाँ चलता है? सऊदी अरब में। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। फिर जो आरंभिक राजनीतिक लोकतंत्र था वो व्यक्तिवादी विचारधारा पर, किस विचारधारा पर आधारित था? व्यक्तिवादी विचारधारा। लोकतंत्र तो था, राजा कह देता था भाई तालाब में पानी भरो, तो सब आके पानी भर देते थे। फिर परंतु उस तालाब पर पर्टिकुलर किसका अधिकार था? राजा का। तो व्यक्ति विशेष का हो गया। राजा को दिमाग में आ गया कि आज से इस तालाब में पानी नहीं भरने देंगे, तो ये लोकतंत्र का क्या हो गया? हनन हो गया। तो आरंभिक जो समय देखोगे तो वहां पर आपको व्यक्तिवादी विचारधारा से संबंधित लोकतंत्र था। आगे जाके उसमें कुछ उदारवाद जैसे लक्षण आए। लिबरल की बात करता हूं तो लिबरल में क्या होता है? समाज में सभी के लिए सभी दरवाजे खुले हैं। तालाब है, तालाब में कोई राजा नहीं है, आए तो पानी भर लो, नहीं है तो ठीक है। सभी समाज में क्या है? इक्वल। यहां पर उदारवाद में राजा या प्रजा दोनों को समान माना गया। जैसे अमेरिका विश्व में सबसे बड़ा उदाहरण है उदारवाद का। वहाँ राजा नाम का कोई है ही नहीं। वहाँ पर प्रजा और जो धनाढ़ी वर्ग है, एलिट क्लास है, जो अमीर वर्ग है, दोनों को क्या माना? समान माना। वहाँ पर उनके लिए कोई पर्टिकुलर विशेषाधिकार नहीं दिए गए। समाज में दोनों क्लास क्या है? बराबर है। तो वो आपको ध्यान रखना। तो व्यक्तिवादी विचारधारा से तो लोकतंत्र की क्या होती है? स्थापना। फिर आगे जाते ये व्यक्तिवादी विचारधारा उदारवाद में कन्वर्ट हो जाती है। फिर मैं बात करूं सामाजिक लोकतंत्र की। अब समाजवादी में लोकतंत्र की बात करूं तो समाज में क्या है? समाज में सभी लोग समान है। जैसे जाति, धर्म, नस्ल, रंग, निवास, वर्ग विशेष के आधार पर किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। समाज में सभी वर्ग समान हैं, किसी भी आधार पर किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा। बच्चों, ये जो लोकतंत्र की क्लास है, जब आपने लोकतंत्र को समझ लिया तो आप ये समझ लो मैंने संविधान के जो सामाजिक मूल्य, आर्थिक मूल्य, राजनीतिक मूल्य है उनको समझ लिया। आगे जाकर ये सब्जेक्ट आपके व्यवहारिक लाइफ में बहुत ही काम आने वाला है। इसलिए अपने अधिकारों के प्रति सजग होने के लिए सब्जेक्ट सबसे बेस्ट सब्जेक्ट है। और आपको जो भी डाउट क्लियर करना हो और आपको इस सब्जेक्ट्स के प्रति जो भी डाउट है वो आप अपना कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। दूसरे दिन आपकी जो भी प्रॉब्लम होगी वो आपको उस कमेंट के माध्यम से वापस सॉल्व की जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग।